हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का प्राय वो पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में प्राय देखने को मिलता है, कभी 2 नंबर का, कभी तो 3 नंबर का और कभी कभी 5 नंबर का भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर डी ब्लॉक के तत्व आया तो आपसे एग्जाम में पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो आइए जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, तो विभेदी का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आपको मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, चाहे तो आप इस डेफिनेशन को लिख लें या फिर उसको लिख लें जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। डी ब्लॉक के तत्व हम उन तत्वों को कहते हैं जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कोश, यानी कि जो सबसे भारी कोश होता है उससे पहले या उससे अंदर वाले कोश में प्रवेश करता है, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व या फिर क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, आप कॉपर में देखिए, स्कैंडम में भी अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप कॉपर में देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एसपीडीएफ वाला, वो इस प्रकार से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, एसपीडीएफ वाला भी और के11 वाला भी। तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाई आर के सागर यूनिक स्टडी, तो वहाँ से आप देख लेना, या फिर प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आप जा करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, वो है हमारे 3D कोश में। इसमें देखिए 3D कोश में है। ओके, तो ये जो 3 जो संख्या है ये किसको बताता है, ये बताता है हमारी कक्षा को या कोश को। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में उपस्थित है। और जो ये है हमारा 4s1, ये कौन सी कक्षा हुई, सबसे भारी कक्षा, या जिसे हम कहते हैं बाह्यतम कोश। तो यही बात इसमें कही गई है कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में। तो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, 4s, और इसका पिछला कोश कौन सा हुआ, 3D। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है 3D में। ओके, जो 4s वाली जो कक्षा है ये तो लास्ट वाली कक्षा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक के तत्व तो हम किसे कहते हैं। और आपके यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि स्कैंडियम होता है 21, इसका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यहाँ तक है ये स्कैंडियम का। और ये यहाँ पर जो दे रखा है ये टाइटेनियम का, ये वाला आप TI करके लिख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर TI। ठीक है, ये टाइटेनियम का है, यहाँ से कर लेना, ये जहाँ से कॉमा लगा हुआ है यहाँ से 1s2 से इसको कर लेना TI यहाँ पर। तो एक स्कैंडियम का दिया हुआ है और इसमें एक ये वाला दिया है टाइटेनियम का। तो आइए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको देख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 तक हो गया। तो देखिए ये अबाव के नियम के अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। आपको पता है 4s की जो ऊर्जा है वो 3D से कम होती है, इसलिए 4s को हम पहले लिखते हैं। लेकिन अगर हम कोश की बात करें, जो कोश है वो 3D पहले आएगा, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो संख्या है, ये 3 यहाँ पर लिखा है, ये किसे दर्शाती है, किसी भी परमाणु के कोश को या सेल को या कक्षा को। तो इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं किस में जा रहा है, किस में प्रवेश कर रहा है, आप देख रहे हैं जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश कौन सा है, 4s। 4s से पहले कौन सी आती है, 3D तो आएगा, तीसरी कोश ही तो आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम या बाहरी सबसे बाहरी कोश से कौन से, अंदर वाले कोश में प्रवेश कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए जानते हैं कि आवर्त सारणी में इनकी क्या स्थिति है। तो हेडिंग है आवर्त सारणी में स्थिति। एक मिनट, तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में S तथा P ब्लॉक तत्वों के मध्य 3rd B से 6B 8
फर्स्ट बी तथा सेकंड बी वर्ग में स्थित हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, एस और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके बीच में, थर्ड बी से 6b 8, और इसमें बी नहीं लगाएंगे आप। 8 में जो है 3 वर्ग इसमें आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 8 9 10, जो वर्ग हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं 8 में। फर्स्ट बी तथा सेकंड बी वर्ग में स्थित हैं। अगर आपको आवर्त सारणी को अच्छे से जानना है तो मैंने आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक एक वीडियो बनाई है, आप उसमें इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अब जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं या फिर गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिखा है एफ को काट लेना, यहाँ पर एफ की स्थान पर कर लेना डी। तो डी ब्लॉक के तत्व, इसको डी कर लेना है आपको। डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अभी मैंने इसमें आपको बताया था कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष, और बाह्यतम जो कोष होती है उसको हम एन से दर्शाते हैं। एन से पिछले कोष कह लो या पहले कोष कह लो आप, और जो बाह्यतम से पिछले कोष या अंदर वाली जो कोष होती है उसको लिखते हैं हम n-1d। क्या लिखते हैं, n-1d। n का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर सबसे भारी कोष, और -1 का मतलब हो गया उसमें से एक आपको घटाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर वाला, देखिए एक बार, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है, बाहर से अंदर वाली 3D में। तो ये जो बाहरी वाली कोष होगी इसको लिखेंगे हम n। क्या लिखेंगे, n। ओके, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3D वाली, ये है हमारी n-1, और इसको लिखते हैं हम d। क्या लिखते हैं इसको, d। एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं। तो देखिए ये वाली जो होगी ये तो हमारी हो गई n, और ये जो है इसको हम लिखेंगे n-1, और यहाँ पर ये हो गया d। तो यहाँ पर n का मतलब देखो क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है, चौथे कोष में है। तो n के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो कितना आएगा, 4-1, और बाहर क्या है, d। तो 4 में से 1 जब जाएगा तो ये हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और ये यहाँ पर आएगा 3d। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D कोष में तो जाता है। ओके, और इस 3D को हम क्या लिख सकते हैं, n-1d। n-1d क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोष, जो हमारा सबसे भारी कोष है, भारी कोष कौन सा होता है, n, ये रहा हमारा 4s। ओके, तो इससे अंदर वाले कोष में जाता है, इसलिए हम n के स्थान पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो हमने n के स्थान पर यहाँ पर 4 लिखा है, और फिर 4 में से 1 क्या करना है, माइनस, क्योंकि हमारे n-1d में ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन वो प्रवेश कर रहे हैं। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। n-1d के ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को आप कक्षक भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इनके जो बाह्यतम जो कोष होते हैं वो अधूरे होते हैं, जो इनके जो सबसे बाहरी 2 कोष होंगे वो क्या होंगे, अधूरे होंगे। इनके बाह्यतम कोषों में जो सबसे बाह्यतम कोष होगा उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, तथा उससे पिछले कोष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ इनमें 9 से 18 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, और बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर कॉपर की, कॉपर, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो यहाँ पर आप देखिए ये पहली कक्षा है, 1 का मतलब आपको पता लगा पहली कक्षा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2s2 2p6, यहाँ तक क्या है, ये दूसरी कक्षा, 3s2 3p6 3d10, ये हो गई हमारे यहाँ पर तीसरी कक्षा, और ये जो है हमारी यहाँ पर ये कितनी हो गई, चौथी कक्षा। तो यहाँ पर देखिए इस वाली कक्षा में ऊपर कितना लिखा है,
ये भी तीसरी कक्षा, ये भी तीसरी कक्षा, ये भी तीसरी कक्षा है। इनके ऊपर जो लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो इनको आप प्लस करेंगे तो 2, 6 और 10 कितने हो गए? 16। वो यहाँ पर लिखा है कि 9 से 18 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, इनके जो लास्ट के 2 कोष होते हैं उनमें। और जो बाहरी वाला होता है सबसे बाह्यतम कोष, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कितने होंगे? 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबसे बाह्यतम कोष है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आ गया होगा कि क्या कहा है इन्होंने। इनके जो बाह्यतम 2 कोष होते हैं वो अधूरे होते हैं, उनके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पिछले कोष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे भारी कोष है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जो उससे अंदर वाला कोष है उसमें 2 और 6 8 और 10 कितने हो गए? 18। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8 और 10 18। सॉरी, शायद मैंने पहले 16 कह दिया था। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है, 9 से 18 इसमें होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए जानते हैं दूसरा इसका जो लक्षण है या गुण है वो क्या है। इसके अलावा आप जिंक का भी देख सकते हैं। चलो जिंक का भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिंक, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। अब यहाँ पर देखिए सबसे भारी कोष ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ तक ये देखेंगे ये वाली, ये यहाँ तक हमारी तीसरे कोष है, तो तीसरी कोष है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 8 और 10, इसमें कितने? 18। तो वही हमने बताया कि इनमें 9 से 18 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं जो तीसरी कक्षा होती है, या ये कहिए बाहर से अंदर वाली, या बाह्यतम से पिछली कक्षा। और जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है या जो लास्ट वाली होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 2। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसे जिंक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्लियर। आइए दूसरा गुण जो है इसका विशेषता है वो जानते हैं। तो दूसरा जो गुण या विशेषता है वो है हमारी परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है जो संयोजकता बदल बदल कर दिखाते हैं, या ये कहिए जिनकी एक से अधिक संयोजकता होती है उसे हम परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके एन का मतलब यहाँ पर वही है जो सबसे भारी कोष है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे एन का मतलब, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 4s1, तो यहाँ पर जो एन है वो एन कितना होगा? 4, और एस आप यहाँ पर देख ही रहे हैं एस कितना है। ओके, तो 4s1, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एन एस का क्या मतलब है। यहाँ पर एन का मतलब हो गया 4, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में, इसका मतलब ये है। क्लियर। तो आइए देखते हैं आगे। तो एन एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1d ऑर्बिटल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें जो सबसे भारी कोष होता है, एन एस ऑर्बिटल का मतलब है जो सबसे भारी कोष है, उसके अलावा n-1d के यानी कि जो डी कक्षक हैं उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब आपको बताया जो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे, जितने भी बंध, कभी उसके 5 बंध भाग लेंगे तो उसकी संयोजकता 5 होगी, अगर 6 बंध भाग ले रहे हैं तो 6 होगी उसकी संयोजकता। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं? अपनी संयोजकता बदल बदल कर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके पास में डी कक्षक उपस्थित होते हैं। डी कक्षक भी होते हैं और एस उपकोष तो होते हैं, इसके अलावा डी कक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जिंक तथा सीडी यानी कैडमियम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बताया जो जिंक है, जिंक यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो डी कक्षक है वो पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है। इसके अलावा 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s के अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों के दोनों इसके अंदर उपस्थित हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डी में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ही इसके अंदर होते हैं, और 10 इसमें पूरे उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो कैडमियम होता है ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनके जो डी कोष हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। डी कक्षक, सॉरी डी कक्षक कहेंगे, डी कक्षक जो है इनके वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं धात्विक गुण, जो कि नंबर 3 है। ये धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका जो बाहरी कोष होता है, अभी मैंने उसमें आपको बताया कि इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? धातु तत्व होते हैं, अर्थात इनके अंदर जो है धातु का गुण होता है।
और आपको पता है अगर इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, उसको आसानी से त्याग कर जो है क्या करेंगे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और आपको पता है जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नंबर 4 देख लेते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनुचुंबकीय गुण क्या होता है। देखिए, अनुचुंबकीय गुण का मतलब है कि अगर किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका मतलब है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। और किसी भी तत्व के अंदर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगर आपको जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो निकालने नहीं आते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जा करके यूट्यूब में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अनुचुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके डी कक्षक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस वजह से इनमें क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण। क्योंकि N-1D उपकोष में प्राय क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर यही बात इसमें लिखी हुई है कि जो डी उपकोष होता है, आप N-1D ना लिख करके खाली डी उपकोष भी लिख सकते हैं कि डी उपकोष में प्राय क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं परमाणु त्रिज्या में इनमें क्या परिवर्तन होता है। परमाणु त्रिज्या तो आपको पता ही होगा, तो मैं आपको बताता हूँ परमाणु त्रिज्या क्या होता है। देखिए, परमाणु त्रिज्या होता है जैसे ये कोई भी परमाणु है और यहाँ पर इसका नाभिक है और ये है इसकी कक्षा पहली, तो इसके नाभिक से इसका जो बाह्यतम कोश है यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम कहेंगे परमाणु त्रिज्या। क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं इसमें कि क्या क्या लिखा है। तो देखिए, इसमें लिखा है सामान्य रूप से किसी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने तो एक बार फिर से देखते हैं परमाणु त्रिज्या में क्या होता है। देखिए, परमाणु त्रिज्या मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो सामान्य रूप से क्या होता है, किसी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी परमाणु के कोश में, देखिए जैसे मान लिया स्कैंडियम है और ये इसका नाभिक हो गया, इसके पास में 4 कक्षाएँ हैं, 2 3 4। तो आपको पता है इसमें तीसरी कक्षा में पहली, चलो पहले में होंगे 2, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में 10, लास्ट वाली में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँगा तो आपको पता है उसको में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 10 2। क्लियर। और अगर मैं वैनेडियम की बात करूँगा तो परमाणु क्रमांक 23 हो जाएगा, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2 8 11 और फिर बाद में कितने हो जाएंगे, 2। तो आप देख रहे हैं लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का जो आकर्षण है, इनके बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिस वजह से इनका जो परमाणु का आकार है, परमाणु की त्रिज्या है वो क्या हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि अगर हम बात करें सामान्य रूप से तो जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनकी परमाणु जो त्रिज्या है वो क्या होती है, वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है। परंतु श्रेणी के मध्य के बाद, यानी कि जब जो श्रेणी है हमारी 3D वाली ये श्रेणी, मध्य के बाद में यानी कि बाद में जो बीच में जब हम पहुँच जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का घटना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा श्रेणी के अंत में पुनः क्या होती है, वो फिर बढ़ने लगती है। ये कुछ अपवाद हो जाते हैं जिस वजह से वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो दी गई है, ये स्कैंडियम है, इनकी परमाणु त्रिज्या दी गई है। तो स्कैंडियम की 1.44, फिर टाइटेनियम की 1.32, फिर वैनेडियम की 1.22। ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्या लगातार वो घट रही है। तो कारण क्या है इनकी परमाणु त्रिज्या घटने का, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5वीं विशेषता थी। आइए जानते हैं 6ठी विशेषता क्या होती है। तो देखिए इसमें जो 6ठी विशेषता है वो है उत्प्रेरक गुण। तो आइए जानते हैं कि उत्प्रेरक गुण क्या होता है।
तो देखिए संक्रमण तत्वों और इनके यौगिक में उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिए उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी मात्र उपस्थिति से क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्लियर। जैसे MnO2 की अगर हम बात करें या फिर पोटेशियम क्लोरेट, है ना, जैसे MnO2 पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे ही हमें MnO2 से क्या बनाना है, पोटेशियम क्लोरेट बनाना है ना, सॉरी, जैसे हमें MnO2 पोटेशियम क्लोरेट से क्या करना है, ऑक्सीजन बनाना है, तो उसमें हम कौन सा उत्प्रेरक यूज करेंगे, MnO2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है इसमें बार बार थोड़ा सा, है ना, तो क्योंकि मैंने इसमें भी ये जो ऐप है नया इंस्टॉल किया है तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अभी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट क्वालिटी में वीडियो दूँ। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलता हूँ मैं आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।